क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कैपेसिटर की। कैपेसिटर भाई क्या होता है कैपेसिटर, है ना, और कैपेसिटर की पावर को बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस स्पेलिंग गलत हो रही है क्या, स्पेलिंग गलत हो रही है। कैपेसिटेंस कैपे नहीं सही है यार, सिटेंस है ना। कैपेसिटेंस क्या होती है, जैसे होता है ना रेजिस्टेंस होता है, एक होता है रेजिस्टर पढ़ चुके हो, रेजिस्टर होता है, और एक होता है रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, एक ऐसा कुछ होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टर, है ना। ये क्या है, ये है रेजिस्टर, क्या है रेजिस्टर, डिवाइस जो रेजिस्टेंस दे, कितना उसका रेजिस्टेंस है, क्या पावर है उसके रेजिस्टेंस की, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। समझ रहे हो मेरी बात, एक डिवाइस को बोलेंगे रेजिस्टर, उसकी पावर कितनी है, मान लो ये इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो ये इसकी पावर है, तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसका होता है 4 ओम, तो ये इसका रेजिस्टेंस कहलाता। डिवाइस को क्या बोलेंगे, रेजिस्टर। वैसे ही कुछ इस तरह का होता है कैपेसिटर, है ना, तो इसको बोलेंगे कैपेसिटर। इसकी पावर कितनी है ना, तो माइक्रोफैराड में यूनिट होती है, इसकी क्या होती है यूनिट, माइक्रोफैराड में। हम माइक्रोफैराड यूनिट होती है फैराड, फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, तो हम माइक्रोफैराड में इस्तेमाल करते हैं। मान लो इसकी यूनिट है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो माइक्रोफैराड क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी पावर, है ना, ये हो जाएगी इसकी रेजिस्ट करने की पावर, ये हो जाएगी इसकी एनर्जी स्टोर करने की पावर। कैपेसिटर का काम क्या होता है, एनर्जी स्टोर करना, एनर्जी स्टोर करके रखेगा, और जब जरूरत होगी तो खटाक से देगा, है ना। इनिशिएशन में काम आएगी, मान लो पंखे में लगता है ना, इसको कंडेंसर भी बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, कंडेंसर भी बोल सकते हो उसको, है ना, जो नॉर्मली बोलते हैं हम कंडेंसर। कंडेंसर काय में लगता है, पंखे में लगता है ना, आपका मोटर में लगता है, आपका कूलर का पंखा हो, जो भी चीज़ ज़्यादातर रोटेशन कर रही है ना, है ना, तो वहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है। पंखे में एनर्जी देनी पड़ेगी जब वो शुरू कर रहा है घूमना, है ना। मोटर जब आपने जैसे बटन दबाया तो मोटर घूमने में एनर्जी शुरू में बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि आप जानते हो ना स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, थोड़ा बहुत जानते हो, बड़े लोग आप जानते हो ना, मैं बोल सकता हूँ, है ना, इसके बारे में आपके सामने। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, रुकी हुई चीज़ को चलाने के लिए क्या लगेगा, रुकी हुई चीज़ को चलाने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और चलते रहने के लिए क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि भैया किसी चीज़ को चलाने में ज़्यादा ताकत लगती है एज़ कम्पेयर टू उसको चलते रहने के लिए। शुरुआत में मेहनत लगती है, एक बार समझ में आ जाएंगे कॉन्सेप्ट तो चलते रहने के लिए कम आसान, प्रैक्टिस करने के लिए आसान ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें शुरुआत में काम करने हैं ना, आपको मतलब फिजिक्स पढ़नी है शुरुआत में, तो शुरुआत में आपको लगेगा बहुत बर्डन, लेकिन जब समझ जाओगे इसको तो मज़ा आता रहेगा, और फिर चीज़ें अपने आप फ्लो में जाती रहेंगी, है ना। समझ रहे मेरी बात। तो एनर्जी स्टार्टिंग में ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए कंडेंसर का काम होता है या कैपेसिटर का काम होता है कि एनर्जी को स्टोर करना और स्टार्टिंग में इनिशिएशन देना, क्या देना, स्टार्टिंग में खटाक से स्पीड देना, है ना, खटाक से एनर्जी प्रोवाइड करना, इसका काम होता है। मान लो ये 2 माइक्रोफैराड है या 4 माइक्रोफैराड है ना, या 20 माइक्रोफैराड है ना, तो ये क्या है फैराड वगैरह, ये है इसकी वैल्यू। कैपेसिटेंस क्या है, पावर, एनर्जी देने की पावर, है ना। तो अगर ज़्यादा का होगा तो ज़्यादा पावर होगी, ज़्यादा, है ना। कम कैपेसिटेंस का होगा, कम कैपेसिटेंस होगा उसका, तो कैपेसिटेंस कम होगा तो मतलब पावर कम होगी। कम रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्ट कम करेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, मतलब ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। तो समझ लो मेरी बात, आगे चलें। और क्या पढ़ना है इसमें, देखो और पढ़ना है इसमें हमें, ये तो हो गया, और इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो क्वेश्चन बनते हैं वो बात करते हैं ना। क्वेश्चन बनेंगे इस पर, कहाँ पर क्वेश्चन इस पर बनेंगे आपके इक्विवेलेंट निकालने पे ना। तो इसमें कुछ है जैसे कि आप कैपेसिटर निकाल दोगे, कैपेसिटर निकालना होगा आपको, आपका हॉलो सिलेंडर हो गया, है ना, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालो, है ना। एक होता है आपका, एक और होता है पैरेलल प्लेट, है ना, बहुत मशहूर है, हाँ वो चीज़ रह गई है ना, पैरेलल, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके एनसीईआरटी में दी हुआ है, जो कि मैंने कभी पढ़ी नहीं है, सही बोल रहा हूँ, है ना।
मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि एनसीडी है ना, ये आपके एनसीडी में भी दिया हुआ है, ज़्यादा मशहूर है इन दोनों से, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सीरीज और पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल का स्पेलिंग क्यों लिखते हैं हम, पैरेलल है ना, पैरेलल का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। पहले तो देखेंगे इनका कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे, इनका फॉर्मूला क्या है, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है। जैसा आप जानते हो ना, रेजिस्टेंस में क्या होता है फॉर्मूला, सीरीज का रेजिस्टेंस कैसे निकाल दो, R1 + R2 + R3, ऐसे तो निकाल दो। लेकिन अगर सीरीज में, यह है सीरीज का, अगर इक्विवेलेंट निकालना है, सीरीज का अगर इक्विवेलेंट निकालना है आपको, इक्विवेलेंट जानते हो, मान लो तीन रेजिस्टेंस दिए हुए इस तरह से, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, ये R1, ये R2, ये R3, ये तो मालूम है सीरीज में, इतना तो मालूम है, ये सीरीज में है ना। उसके बाद इसका अगर रेजिस्टेंस निकालना है आपको, क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालना है कि इन तीनों का नेट क्या आ रहा है ना, ये भी है एक रेजिस्टेंस, ये भी है एक रेजिस्टेंस, ये भी है रेजिस्टेंस, तीनों मिलके क्या काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट निकालना। तो इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे सीरीज का तो वो आता है फॉर्मूला ये कुछ, है ना। लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालना है, अगर पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकालना है ना, तो पैरेलल कुछ इस तरह से होता है कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक और रेजिस्टेंस ऐसे करके है, मैं बहुत रफली समझा रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे ना। तो ये इस तरह के दिए हुए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो कैसे निकालोगे, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, हाँ। तो इस तरह से क्या निकालते हैं आप, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हो। ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। ये आपने निकाला है सीरीज का इक्विवेलेंट, इस तरह से निकालते हैं। और जब कैपेसिटर का बात करोगे ना, तो ये चीज कैपेसिटर का फॉर्मूला हो जाएगा पैरेलल का, कैपेसिटर में ये पैरेलल का हो जाएगा, कैपेसिटर में ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा पैरेलल का, और ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा सीरीज का। उल्टा हो जाता है, ये जानते हो क्या, ये वाली बात है ना, ये क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है चीज़। और क्या पढ़ोगे जी इसमें, है ना। तो ये जानोगे कि सीरीज का फॉर्मूला कैसे आया, पैरेलल का फॉर्मूला कैसे आया, सीरीज का फॉर्मूला कैसे आया। उसके बाद आप जानेंगे क्या क्या जानोगे भाई, उसके बाद आप जानोगे कि कॉम्बिनेशन सॉल्व करना। तो वहां पर क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं कॉम्बिनेशन को सॉल्व, है ना, इक्विवेलेंट निकालने के लिए। किस लिए, इक्विवेलेंट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटर सॉल्व करने के लिए, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज है, पैरेलल लैडर है ना, और है ना, अलग अलग होता है ना। तो पैरेलल और सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और भी बहुत वैरायटी के होते हैं, हम सबकी बात करेंगे अगर आप चाहेंगे तो, है ना। चलेंगे, क्योंकि आप कमेंट करेंगे, करें नहीं करें, है ना, कमेंट करो, बताओ मुझे करें नहीं करें इसकी बात, है ना। इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जो मेजर पोर्शन है इसका वो यही है कि आप कैपेसिटर और इक्विवेलेंट निकालना सीख जाएं। उसके बाद इसमें किरचॉफ लॉ लग जाता है, किरचॉफ लॉ क्या लग जाता है, किरचॉफ लॉ लग जाता है ना। और बस इतना ही है, और कोई और क्या है इसके अंदर, है ना, इतना ही कुछ है ना, ख़त्म हो जाएगा मेरे। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो शुरू करेंगे अगली बार से, है ना। कैपेसिटर पढ़ेंगे हम पहले, है ना, क्योंकि आपकी फरमाइश है कैपेसिटर पढ़ेंगे पहले, ठीक है। चलते हैं, ये मैंने एक तरह से ओवरव्यू दिया है आपको पूरे चैप्टर का, है ना। इसकी बात करेंगे, लेकिन मैंने वहाँ पर आपको फॉर्मुलेज बता दिए, थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा आपको अच्छी तरह से। उस पर प्रैक्टिस करना, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना फिजिक्स में, तो कॉन्सेप्ट होता है 20 to 30%, 70 और 80% आपका होता है कि आप कितनी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लगा रहे हो। तो मैं आपको वही करवाऊंगा, है ना, क्वेश्चंस लगाऊंगा डिफरेंट टाइप के। समझ रहे मेरी बात, हम क्वेश्चंस ही लगाएंगे डिफरेंट तरह के, है ना, क्योंकि उसी से क्या होगा, है ना, क्या होगा, उसी से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने से बिल्ड नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से लगाने से बिल्ड होता है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन उस पर आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपका टॉपिक अच्छा क्लियर करवाएगा, है ना। आप उसको कितनी बार पढ़ लेते हो, इससे टॉपिक फिजिक्स में नहीं होता क्लियर, है ना। फिजिक्स में आपको प्रैक्टिस करनी है, है ना। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं, है ना। एक ही तरह के क्वेश्चन मत लगाते रहना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करवाऊंगा, ये गारंटी है मेरी, कोशिश करूंगा पूरी, है ना। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना।